हेलो दोस्तों, प्रिंस क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, सब मौज मस्ती में होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। दोस्तों, हम आज बात करेंगे क्लास 10th एंड 10वीं क्लास के एक नए टॉपिक जो है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से हमेशा 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। आगे ये भी बात करेंगे कि इससे किस प्रकार के सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हमें इसको किस प्रकार से पढ़ा जाए कि लंबे समय हमें याद रहे और इससे यदि कोई सवाल एग्जाम में आ जाए तो हमें 0% चांस रहे कि हम उसको नहीं कर पाए एंड 99% हमें ये विश्वास हो जाए कि इसको हम कैसे भी सवाल पूछा जाए आराम से हम एग्जाम में कर देंगे। दोस्तों, इसको हम मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड करेंगे एंड हम इसको 4 भागों में बांट करके यदि अध्ययन करेंगे तो इसको आसानी से याद रख सकते हैं। पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है। उसके बाद में किरण आलेख बढ़ाएंगे और उसके बाद में परावर्तन के कौन कौन से नियम हैं उनकी बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे कि परावर्तक सतह के आधार पर इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, एक समतल सतह और दूसरा जो सतह लेंगे वो गोलीय सतह लेंगे। आपके जो 10वीं बोर्ड के अंदर मैन गोलीय सतह से हमेशा 1-2 सवाल पूछे जाते हैं। गोलीय सतह के अंदर 2 प्रकार के दर्पण की बात करेंगे। सबसे पहला अवतल दर्पण और दूसरे नंबर पर उत्तल दर्पण। इनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे और इसमें से कौन कौन से पिछले एग्जाम के अंदर सवाल पूछे गए हैं उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? परिभाषा है, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, अब हम बात करेंगे किरण आलेख की, यानी प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है, इसका हम यहाँ समझने का पूरा प्रयत्न करते हैं। एक किरण आलेख दर्शा करके ये कोई परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह, यहां से कोई प्रकाश किरण इस सतह पर आपतित होती है और सतह पर आपतित हुई प्रकाश किरण जब सतह से टकराती है, टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश किरण पहले माध्यम से चल करके आती है और परावर्तक सतह से टकराती है, टकराने के बाद में पुनः उसी माध्यम में पहले वाले माध्यम में लौट जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा मानते हैं जिसको हम कहते हैं अभिलंब। जिसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब हमेशा परावर्तक सतह से लंबवत होता है। दोस्तों, ये किरण जो परावर्तक सतह पर आपतित होती है उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तक सतह से टकराने के बाद जो वापस जाती है उस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। और ये तीनों जिस बिंदु से मिलते हैं उसे विनिष्ट बिंदु O कहते हैं। दोस्तों,
आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब OM तीनों एक ही तल के अंदर होते हैं। आपतित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाती है उस कोण को कहते हैं आपतन कोण, जिसको I से दर्शाते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, उसको R से दर्शाते हैं। यानी दोस्तों आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिले हुए होते हैं और एक ही तल के अंदर होते हैं। और आपतित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाती है उसे कहते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाती है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। यानी हम कहें ये PO आपतित किरण है, OQ परावर्तित किरण है, ON अभिलंब है, I आपतन कोण है, R क्या है? परावर्तन कोण। यानी I आपतन कोण और R परावर्तन कोण। यदि दोस्तों कभी भी पूछा जाए कि आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाती है उस कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, जिसको I से दर्शाते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको R से दर्शाते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। यदि I 30 डिग्री है तो R का मान भी 30 डिग्री होगा। यदि I 35 डिग्री है तो R का मान भी 35 डिग्री होगा। यदि यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 डिग्री होगा। यानी हम आगे बात करेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या है उसके बारे में। दोस्तों अभी आपने समझा पहला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दोस्तों यहां देखिए कि यहाँ कोई अभिलंब है और ये कोई आपतित किरण है और ये यहाँ कोई आपतित किरण है और ये परावर्तक सतह है और वहां से टकरा करके आगे निकल गई आपतित किरण, अभिलंब और ये परावर्तित किरण। ये जो कोण है इसको कहते हैं आपतन कोण, इस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण और ये परावर्तक सतह है। अब दोस्तों आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल के अंदर होते हैं, इनका तल एक होता है। यानी इसका x, इसका भी x, इसका भी x, इनका y, इसका भी y, इसका भी y। यानी इन तीनों का तल क्या होता है? समान होता है। आपतन कोण जितना है इतना ही परावर्तन कोण होता है। दोस्तों ये जो अभिलंब है और ये सतह है इनके मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी पहला बिंदु है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल के अंदर होते हैं। दूसरा जो नियम है वो है आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण। यानी यह लिख सकते हो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण R के बराबर होता है। यानी दोस्तों यदि आपको आपतन कोण का मान दिया हुआ है तो परावर्तन का मान, कोण का मान ज्ञात कर सकते हो। आसान सवाल आते हैं, इससे 1 नंबर का सवाल आ सकता है कि यहाँ पर 30 डिग्री का मान दे रखा है तो यहाँ कितना होगा। दोस्तों अब आप बात करेंगे आगे की इस तीनों बिंदु से एग्जाम के अंदर किस प्रकार सवाल पूछे गए हैं और किस प्रकार पूछे जाने की संभावना है।
हेलो दोस्तों, ये जो सवाल दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आया हुआ है एग्जाम मेन एग्जाम 2023 के अंदर बोर्ड के पेपर के अंदर 1 नंबर का सवाल था। आपको पूछा गया है कि दिए गए चित्र में कोण x का मान होगा। ऑप्शन पहला है 60, बी है 90 डिग्री, सी है 45 और डी है 30 डिग्री। दोस्तों, ये डायग्राम आपके पेपर के अंदर 2023 बोर्ड के अंदर दिया हुआ था। सवाल ये था और ये डायग्राम दिया हुआ था और इस डायग्राम को देखकर आपको बताना था कि इस x का मान कितना होगा। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं कि इस कोण का मान कितना होगा। दोस्तों, आपने मान ज्ञात कर लिया होगा कि चित्र के अंदर कोण x का मान ज्ञात करना। आपतित किरण अभिलंब दोनों के बीच में कोण कितना है? 30 डिग्री। अभिलंब और परावर्तित किरण इसके मध्य कोण कितना होगा? अभी आपने पढ़ा है कि परावर्तन का नियम है कि जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। सही आंसर इसका डी ऑप्शन होगा। लेकिन इसी से संबंधित मैंने कुछ सवाल बनाए हैं, सेम ऑप्शन है लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। हम देखते हैं कि चित्र के अंदर जो x दिए हुए हैं इस x के मान ज्ञात करें। ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। आपतित किरण और सतह के बीच में आपको कोण दे रखा है 50 डिग्री। आपको x का मान ज्ञात करना है। x क्या होगा? 60 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री या 30 डिग्री। देखो दोस्तों, आपने आगे पढ़ा है कि अभिलंब और सतह, यानी जो अभिलंब होता है वह सतह के लंबवत होता है, यानी अभिलंब और सतह के बीच में कितना कोण होता है? 90 डिग्री। ठीक, ये अभिलंब है, सतह है, इसके बीच कोण कितना होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री। टोटल ये 90 डिग्री का कोण होता है और ये जो आपको कोण दिया है वो कितना है? 50 डिग्री। तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण होगा वह 90 में से 50 घटा दोगे तो आएगा 40 डिग्री। 40 और 50 टोटल कितना है? 90 डिग्री। आपतन कोण का मान 40 डिग्री है, x का मान ज्ञात करना है, तो आपका सही आंसर यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर 40 डिग्री ऑप्शन में है। तो आप ये 50 डिग्री है, आपतन कोण कितना हो जाएगा? 40 डिग्री, तो x का मान भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। यहाँ जो 50 था वहां 40 कर लीजिए, 40 डिग्री सही होगा। आपतन कोण आपको दे रखा है 30 डिग्री और परावर्तित किरण और सतह के बीच में आपको कोण पूछा है, इस कोण का मान कितना होगा? जितना आपतन कोण है उतना ही कितना होगा? परावर्तन कोण होगा, यानी ये 30 डिग्री। आपको पता है अभिलंब और सतह के बीच में जो कोण होता है वो पूरा कोण 90 डिग्री का होता है। यदि ये 60 डिग्री का है तो 90 में से घटाने पर x का मान आपको मिलेगा 60 डिग्री, यानी जो इसका आंसर है वो ए ऑप्शन सही है। दोस्तों, इस प्रकार सवाल यदि घुमा फिरा के पूछे तो भी आपका आंसर सही होगा, सही होना चाहिए। कभी आपको ये भी दे दिया जाए कि आपतन कोण का मान दिया गया है और सवाल में दिया जाए कि अभिलंब और सतह के बीच कोण कितना होगा, तो हमेशा ध्यान रखिए कि अभिलंब और परावर्तक सतह के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है, यानी अभिलंब और परावर्तक जो सतह है उसके बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। लेकिन आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। या तो दिया जाएगा आपतित किरण और सतह के बीच में कोण, तो आपको आपतन कोण निकालना, उसके बराबर परावर्तन कोण करना है। और यहाँ दिया जाएगा आपतन कोण तो परावर्तन का कोण समान होता है, परावर्तन कोण दिया जाए तो आपतन कोण भी उसके समान होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपतन कोण का मान दिया गया है और आपको पूछा जाएगा कि परावर्तित किरण और सतह के बीच में कोण कितना है,
यानी परावर्तित किरण और ये सतह, इसके बीच में कोण कितना है, ये 30 डिग्री, तो यहाँ भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये टोटल 90 डिग्री। तो ये वाला कोण यदि पूछा जाए तो ये हो जाएगा 90 में से 30 गए 60 डिग्री। दोस्तों कैसे भी सवाल घुमाए तो आपको आना चाहिए, एग्जाम में ऐसे नंबर फोकट के नहीं जाने चाहिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे परावर्तक सतह के आधार पर कि परावर्तक सतह दो प्रकार की होती है, एक तो समतल और एक गोलीय सतह। यानी गोलीय सतह से हमें हमेशा याद रखना है कि गोलीय दर्पण, और समतल सतह से हमेशा याद रखना है समतल दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। इससे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों आपने अभी पढ़ा कि जो गोल समतल दर्पण की बात करें तो ये कोई समतल सतह है जिसके एक ओर पॉलिश कर दी जाए और कोई प्रकाश किरण आपतित हो और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में चली जाती है। यह आपतित प्रकाश किरण, ये परावर्तित प्रकाश किरण, और इससे बीचों बीच होता है एक अभिलंब, यह आपतन कोण और यहाँ परावर्तन कोण। जितना आपतन कोण होता है उतना क्या होता है, परावर्तन कोण। तो ये हमने आगे बात की, इससे किस प्रकार से सवाल आते हैं। यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो यहाँ नोट करके आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। यानी समतल दर्पण की यदि फोकस दूरी पूछी जाए, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। दूसरा बिंदु याद हमेशा रखना कि समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, यानी इसके प्रतिबिंब और बिंब दोनों का अनुपात कितना होता है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता 1 होती है। आवर्धन क्षमता 1 होने का मतलब यह होता है कि बिंब की दर्पण से दूरी बराबर होती है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। यानी समतल दर्पण के सामने बिंब कितनी दूरी पर रखा हुआ है, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है। नेक्स्ट दोस्तों, समतल दर्पण में ये इन बिंदु याद रखना है कि बिंब का आकार बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार। यानी जितना बड़ा बिंब होगा प्रतिबिंब का आकार भी उतना ही होगा। जितने दूरी पर बिंब रखा गया है प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ये दोस्तों अगला बिंदु याद रखना है कि समतल दर्पण द्वारा सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी समतल सतह की बात करें उसमें हम बात करेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण का मतलब जो परावर्तक सतह है वो कैसी होती है, समतल। यहाँ आगे पढ़ चुके हैं इसलिए आपतन कोण परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही जगह होते हैं। और समतल दर्पण की यदि फोकस दूरी पूछी जाए तो वो कितनी होती है, अनंत होती है। जब फोकस दूरी अनंत है तो वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है, अनंत होती है।
समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, हमेशा याद रखना इंपॉर्टेंट है। और बीम की दूरी दर्पण से उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बढ़ेगा, बीम का जो आकार है उतना ही आकार होगा प्रतिबिंब का। और नेक्स्ट है समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा पड़ता है। अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है, यानी ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ ऐसा हो, गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। इसकी हम एक एक विस्तार से अध्ययन करेंगे और दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से सवाल हमेशा बनता है जो कि 2 या 3 नंबर के सवाल बढ़ते हैं। दोस्तों ये याद रखना है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी अनंत होती है, आवर्धन क्षमता 1 होती है, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से उतनी दूरी पर बिंब रखा होगा, समतल दर्पण द्वारा जैसा प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होगा और आभासी होगा। अब हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, अवतल और उत्तल दर्पण। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। जिस दर्पण का परावर्तक तल अंदर की तरफ धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और जिस दर्पण का परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ हो उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। दोस्तों इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। दोस्तों ये कोई गोलीय पृष्ठ है जिसके उभरे हुए भाग पर हम पॉलिश कर दी जाए तो इसका अंदर धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह की तरह कार्य करता है। और दोस्तों यह गोलीय सतह है जिनके अंदर धंसे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो बाहर उभरा हुआ पृष्ठ क्या करता है, परावर्तक सतह की तरह कार्य करता है। ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। ये लिखा है कि जिस दर्पण का परावर्तक तल अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, यानी ये जो परावर्तक सतह है वो अंदर की धंसे हुई सतह परावर्तक सतह की तरह काम करती है, उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। और जिस दर्पण का उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह की तरह काम करता है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। अब दोस्तों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमें कौन कौन से बिंदु याद रखने हैं उसके बारे में बात करेंगे, यानी दर्पण के मुख्य शब्दावली क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये परावर्तक सतह है, उस परावर्तक सतह को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं, जिसको हम M और N से दर्शाते हैं। पूरा प्रकाश जिस सतह से परावर्तित होता है उसको कहते हैं दर्पण का द्वारक, और द्वारक का जो केंद्र बिंदु होता है उसको हम कहते हैं ध्रुव या पोल। M और ये N पूरा गोलीय सतह जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम द्वारक कहते हैं। इसका जो केंद्र बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। दोस्तों जो ये परावर्तक है पृष्ठ है, ये किसी गोले का भाग है, किसी गोले का भाग है,
और उस गोले की जो त्रिज्या होती है उसी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। यानी इस गोले की जो त्रिज्या होती है, जैसे ये गोलीय दर्पण है, वो किसी गोले का भाग है और इस गोले की जो त्रिज्या होती है उसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या का यदि हम वक्रता त्रिज्या का आधा मान जिसको हम कहते हैं फोकस बिंदु, इसी प्रकार उस फोकस बिंदु को हम F से दर्शाते हैं, वक्रता त्रिज्या को C से दर्शाते हैं। और ये भी एक गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र बिंदु को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं और वक्रता त्रिज्या के आधे मान को हम फोकस बिंदु या फोकस बिंदु कहते हैं। दोस्तों, ये परावर्तक सतह M, N और ये केंद्र बिंदु O। दोस्तों, ये ध्यान रखना जरूरी है कि अवतल दर्पण का अंदर का धसा हुआ भाग परावर्तक सतह की तरह काम करता है, जबकि उत्तल दर्पण के अंदर बाहर उभरा हुआ परावर्तक सतह की तरह कार्य करता है। अब हम बात करेंगे कि द्वारक क्या होता है। द्वारक का मतलब है कि यहाँ कोई अवतल दर्पण है और प्रकाश किरण जिस पृष्ठ पर आपतित होती है, यानी जिस भाग से परावर्तित होती है, उसको हम क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह को दर्पण का द्वारक कहा जाता है, जिसे M, N से दर्शाते हैं। यानी ये M और N तक जो भाग हैं, वो जहां से प्रकाश किरण टकरा करके वापस परावर्तित होती है, उस परावर्तक सतह को हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वार कहते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे गोली, ये ध्रुव क्या होता है, पोल किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण के द्वारक का केंद्र बिंदु को ध्रुव या पोल कहते हैं, जिसे P से दर्शाते हैं। गोलीय दर्पण, इसका जो केंद्र भाग है उस भाग को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होती है, यानी गोलीय दर्पण का परावर्तक जो पृष्ठ है, जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसे C से दर्शाते हैं। इसे C से दर्शाते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे मेन एक्सिस, मुख्य एक्सिस। गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या तथा ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है।
उसके बाद हम बात करेंगे फोकस बिंदु किसे कहते हैं या फोकस पॉइंट किसे कहते हैं। दोस्तों, गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। इसे F से दर्शाते हैं। दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कौन क्यों, जबकि उत्तल को कॉन्वेक्स कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक जो तल है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है या तल है बाहर की ओर उभरा हुआ हो उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। अब इसके शब्दावली के बारे में बात करेंगे। मुख्य रूप से 5 बिंदु आपको याद रखना है। पहला द्वारक, दूसरा ध्रुव, तीसरा वक्रता त्रिज्या, चौथा मुख्य अक्ष, पांचवा फोकस बिंदु। द्वारक किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण का वह भाग जहां से प्रकाश किरण आपतित होती है, परावर्तित होती है, वह भाग क्या कहलाती है, द्वारक कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहा जाता है, जिसे हम M और N से शो करते हैं। ध्रुव कहते हैं गोलीय दर्पण के द्वारक का केंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसे हम P से दर्शाते हैं। वक्रता त्रिज्या R गोलीय दर्पण की, यानी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले की वक्रता त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी उस गोले की जो त्रिज्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या तथा ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और फोकस बिंदु गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं, और जिसे हम F से दर्शाते हैं। दोस्तों, ये बिंदु इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी पॉइंट एग्जाम में आ सकता है। दोस्तों, ये जैसे मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है उसे हम फोकस कहते हैं। ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर आपतित प्रकाश किरण जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो अवतल दर्पण है वो प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है यानी केंद्रित करता है, इसलिए हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस परावर्तित प्रत्येक प्रकाश किरण को एक जगह केंद्रित करता है। जैसे ये दो किरणें आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के बाद में जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण आपतित प्रकाश किरण को फैलाने का काम करता है, इसलिए हम इसको अपसारित दर्पण भी कहते हैं, अपसारी दर्पण। और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण जिस बिंदु से आता हुआ या गुजरता हुआ प्रतीत होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस बिंदु के मध्य क्या संबंध होता है। हमेशा ध्यान रहे कि फोकस दूरी जिसे हम
हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे आगामी साल के अंदर पूछे गए सवाल के बारे में जो इम्पोर्टेंट भी हैं और वापस आने के भी कई चांस बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए या उपयोग सभी के लिए? यह आपका डी ऑप्शन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। प्रकाश के परावर्तन का नियम अवतल, उत्तल और समतल दर्पण सभी के अंदर लागू होता है। दोस्तों, आप तीनों को अलग अलग समझ सकते हैं कि ये अलग अलग तीन प्रकार के हमने दर्पण लिए। समतल दर्पण के अंदर ये कोई आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद में वापस रुचि माध्यम में लौट जाती है, और आपतित प्रकाश किरण, अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरण तीनों एक ही तरह में होते हैं। और जितना आपतित प्रकाश किरण अभिलंब से कोण बनाती है उतना ही परावर्तित प्रकाश किरण अभिलंब से कोण बनाती है। परावर्तन के दो ही नियम हैं कि आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण, अभिलंब तीनों एक ही तरह में होते हैं। और दूसरा नियम है कि जितना आपतन कोण का मान होता है उतना ही परावर्तन का कोण का मान होता है। आगे हम बात करेंगे अवतल दर्पण के बारे में। ये कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, और ये समतल दर्पण है। अवतल दर्पण के अंदर ये मुख्य अक्ष, ये पोल, ये द्वारक एम और ये फॉक्स बिंदु F और ये वक्रता त्रिज्या C। जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से जितना कोण बनाती है उतने कोण पर वापस परावर्तित हो जाती है। यानी ध्रुव पर आपतित प्रकाश कोण जितना बनाती है मुख्य अक्ष से परावर्तन कोण इतना ही होगा। ये पहला नियम। दूसरा, आपतित प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष और परावर्तित प्रकाश किरण तीनों एक ही तरह में होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। सेम उत्तल दर्पण में भी परावर्तन का नियम लागू होता है। ये फॉक्स बिंदु F है, वक्रता त्रिज्या C है, ये पोल P है। जितने कोण पर प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है उतने कोण पर परावर्तित हो जाती है। और मुख्य अक्ष, आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण तीनों ही एक ही तरह में होते हैं। यानी ये डी ऑप्शन सही है। दूसरा, परावर्तन के दोनों नियम बताइए। कौन कौन से परावर्तन के नियम है? ये दोनों ही सवाल 2022 के अंदर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। दोनों नियम कौन से हैं? आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण, अभिलंब तीनों एक ही तरह में होते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये 2 नंबर का सवाल था। ये भी 2 नंबर का सवाल था कि अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या होगी। सिंपल है कि ये अवतल दर्पण है और ये कोई मुख्य अक्ष है। ये पोल P, द्वारक MN, फॉक्स बिंदु F और वक्रता त्रिज्या C। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद में जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फॉक्स बिंदु कहते हैं। इसका उल्टा भी सही है कि ये कोई मुख्य अक्ष है जिसका फॉक्स बिंदु F और वक्रता त्रिज्या C। फॉक्स बिंदु से आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह ध्यान रखना। यानी कोई प्रकाश किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण का मुख्य फॉक्स। या फिर जिस बिंदु से प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है उस बिंदु को कहते हैं मुख्य फॉक्स बिंदु कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है चौथा कि यदि कोई गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है और आपको पूछा गया है फॉक्स दूरी। फॉक्स बिंदु और ध्रुव के बीच में जो दूरी रहती है उसको कहते हैं फॉक्स दूरी। फॉक्स दूरी का मान हमेशा वक्रता त्रिज्या r का आधा होता है। ये वक्रता त्रिज्या इसकी आधी दूरी होती है, वह फॉक्स दूरी होती है। ये ध्यान रखना है कि फॉक्स दूरी वक्रता त्रिज्या के मान की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर, 2 का भाग लगाएंगे तो 7 सेंटीमीटर फॉक्स दूरी निकल के आएगी। कभी भी इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं
कि आपको वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात करना है और आपको दिया गया हो फॉक्स दूरी यदि दे रखी है, वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात करना है तो हमेशा आपको 2 से गुणा कर लेना, जिससे वक्रता त्रिज्या का मान प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक बच्चों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ें ताकि हम और अधिक मेहनत करें और इससे बेहतर वीडियो आपके सामने लाने के लिए प्रेरित हो। दोस्तों, नोट्स के साथ में, क्रम के साथ में, धैर्य के साथ में पढ़ते जाइए। जितना हो सके मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। जय हिंद, जय जवान।